हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 के लिए आपका जनरल स्टडीज़ यूनिट सेकंड है आपकी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। उसी के हम लोग यहाँ पर कुछ पीवाईक्यूज साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो सेकेंड यूनिट है उसी में आपका टीचिंग का भी कुछ पार्ट है, रिसर्च का भी है, साथ ही में रोल ऑफ यूजीसी। तो ये यूनिट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और आपने इसके पहले पढ़ भी रखा है। नेट क्वालिफाई जब आपने किया है तो उसमें पढ़ा भी है, कोई नया जो है इसमें कोई नई टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बस रिवीजन के तौर पे इन चीज़ों को देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट होती है आपकी जहाँ पॉलिटी का पार्ट आता है जीएस में, जो आपकी और यूनिट है तो वो हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है, इस तरह के जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इसको तो अभी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लिया है और इसके पहले मैंने दे रखा है आपको वैदिक सभ्यता वगैरह की चीज़ें आपने बता रखी हैं, तो उन वीडियोस को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या है स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो मैंने ये आपको एज ए रिवीजन के तौर पे ये चीज़ें ली हैं। ठीक है, तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाता है। ठीक है, तो उससे आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि PDF वगैरह वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ एज ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है आज का ये लेक्चर 3 होगा। इससे पहले अभी की सीरीज़ में मैंने 2 वीडियोस आपको ऑलरेडी दे रखी हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये कुछ आए हुए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय तथा गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। हायर एजुकेशन की बात कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, इसकी बात करता है। तो ये आप सभी को पता है कि ये यूजीसी को हमने दे रखा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, यूजीसी को दिया है। अब यूजीसी के इसके अलग जो है मतलब इसी से संबंधित और क्या क्या काम होते हैं जो हायर एजुकेशन से संबंधित हैं। तो देखिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी के अनेक कार्य हैं। जैसे अगर आपको ये जो है इसमें ना कैरेक्टर दिखाई दे रहे हो तो आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बोल रही हूँ वही चीज़ें स्लाइड में भी हैं। यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार को परामर्श देना, विश्वविद्यालयों और संबंधित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखना। ठीक है, विश्वविद्यालयों और संबंधित महाविद्यालयों को विकास के लिए यहाँ पे अनुदान देना। यहाँ पर फंडिंग की भी जो है व्यवस्था यूजीसी के द्वारा होती है। नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना और पुराने विश्वविद्यालयों के विस्तार के संबंध में अपना मत व्यक्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा नेक्स्ट है पाठ्यक्रम विकास। अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें तो यूजीसी पाठ्यक्रम विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। ये पाठ्यक्रम में संशोधन और मतलब जो भी चीज़ें कंटिन्यू करनी है उनका सुझाव देता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रासंगिक बने रहें और समाज और उद्योगों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है, मतलब जो अभी वर्तमान की नीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस को स्ट्रक्चर करने की यहाँ पर यूजीसी के पास ही अथॉरिटी है। यूजीसी इंटरडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रमों को शामिल करने को प्रोत्साहित करना है और इनोवेशन को यहाँ पर बढ़ावा देता है। ठीक है, ये सारे काम आपके यूजीसी के हैं। इसके अलावा एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया में भी शामिल है। यहाँ पर मतलब इससे संबंध है मूल्यांकन से। ठीक है, इवेल्युएशन के लिए गाइडलाइन और यहाँ पे क्राइटेरियन को डिफाइन करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि संस्थान अपने जो भी नॉर्म्स उनके लिए निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इवेल्युएशन का भी करता है और इसके अलावा रिसर्च प्रमोशन का भी काम करता है। यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये रिसर्च प्रमोशन के लिए भी यही उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था आपका राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, इसको आपने पढ़ रखा होगा। तो ये है आपका राधाकृष्णन आयोग। हायर एजुकेशन में इससे संबंधित बात भी होती है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। तो इसमें आपके जब इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको क्रिएट करना है कि 1953 था या 1956। वर्ष 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दिए जाने वाला जो फंडिंग है इसके मामलों को यूजीसी आयोग के अधीन लाया जाएगा। तो इस तरह से
यहाँ पर 28 दिसंबर 1953 को उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जिन्होंने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है ना। तो इसके बाद 1956 में यूजीसी को संसद में पारित कर एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जो मतलब स्थापना की मतलब संसदीय अधिनियम द्वारा कब स्थापना की थी, तो 1953 और 56 में इसको औपचारिक तौर पे मतलब विधेयक को पास कराया गया और उसके बाद यहाँ पे औपचारिक तौर पे स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये 1953 इसका ये राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए निम्नलिखित में से यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालय शिक्षा के, यहाँ पर देखिए यहाँ शिक्षा के समन्वय और शिक्षण मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च, इसकी बात कह रहा है कि इनके मेंटेनेंस के बारे में है। तो ये कौन सी धारा है आपकी, ये होती है जो है सेक्शन 12। ठीक है, यह आपकी सेक्शन 12 के अंदर इसकी मेंटेनेंस की बात की गई है। यूजीसी को उच्च शिक्षा में अनन्य स्थान प्राप्त है। यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत यहाँ पर दो जो है इसके मतलब उत्तरदायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दो हैं, किसके अंतर्गत, सेक्शन 12 के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों का वित्त पोषण और उसमें मानकों का समन्वय और निर्धारण करना और तत्पश्चात उनका मेंटेनेंस करना। ठीक है, ये आपकी संबंधित है किससे, धारा 12 के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये आपकी यूजीसी से संबंधित कुछ रूल्स रेगुलेशन। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता है कि क्लासरूम में होता है, मतलब जबकि प्रोसेस ऑनगोइंग है। ठीक है, जब चल रही है प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर इसमें इसका जो राइट ऑप्शन होगा इसमें देखिए, प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट लेवल, मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक और कंपेयर स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, फॉर्म ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग। तो देखिए इसमें जो होता है ये होता है सतत फीडबैक प्रदान कर विद्यार्थी अधिगम की निगरानी मतलब मॉनिटर स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसका लक्ष्य विद्यार्थियों के अधिगम की निगरानी करना और सतत फीडबैक प्रदान करना। ये कब होगा, जब आपकी क्लासरूम जो है लर्निंग हो रही होती है, तब हम क्या करते हैं बीच बीच में बच्चों से क्विजेस पूछते हैं, असेसमेंट टेस्ट होते हैं, कुछ यूनिट टेस्ट होते हैं आपके, है ना, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं। ये इसीलिए होता है कि अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको डायग्नोज किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हम टीचिंग प्रोसेस हमारा चल रहा होता है तो वहाँ पर हमको स्टूडेंट, ये दोनों के लिए फीडबैक का काम करता है, टीचर के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी। तो समग्र शैक्षिक कार्य को जारी रखने और उसे आवश्यकता के बदले संबंधित सूचनाओं को एकत्र करना यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। ठीक है, ये हमको कैसे मिलेगा, कलेक्शन, डेटा कलेक्शन हम कैसे करेंगे, फीडबैक के द्वारा, है ना, टेस्ट लेंगे, यूनिट टेस्ट लेंगे, इस तरह से बच्चों से क्विज करेंगे। ये शैक्षिक क्रम को निर्धारित करता है और असंभव प्रयत्न करता है अध्यापन अधिगम को अच्छा और रोचक बना सके, और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को क्या हो, एक्टिव बनाना होता है, जिससे कि वो मतलब अपनी जो कमियां हैं उनको टीचर्स के द्वारा सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। टीचर को भी अपनी जो उसकी मतलब स्ट्रेटजी होती है पढ़ाने की, उसको भी सुधारने का उसको मौका मिलता है। ठीक है, कि स्टूडेंट के लिए कहाँ तक मेरी जो है, मैं जो भी स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ या अपना रही हूँ वो कहाँ तक कारगर है, उसके लिए भी फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का लक्ष्य होता है। अब देखिए यहाँ पर है, निम्नांकित में से किसे एक एसिंक्रोनस सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में यहाँ पर किया जा सकता है। तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस आपने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है और आपका इसमें आईसीटी में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पहले इसको हम जान लेते हैं कि जो एसिंक्रोनस होता है, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण व्यवस्था के महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, एक्टिविटी जो है बनी रहती है और मतलब लर्निंग के लिए भी ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जो टीचिंग एड्स होते हैं ये छोटी उम्र के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पर जो एसिंक्रोनस होता है, यहाँ पर ये होता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि जब टीचर ऑनलाइन है तो बच्चे भी उसी समय ऑनलाइन बैठे हों। ठीक है, ये आपकी लाइव स्ट्रीमिंग जैसे होती है तो वो सिंक्रोनस होती है।
ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एसिंक्रोनस में, तो देखिए फेसबुक पोस्ट है, ब्लॉग है, ईमेल है, ट्विटर पोस्ट है, डिस्कशन बोर्ड है या स्लाइड है। जैसे कि मैं स्लाइड पे अभी आपको पीपीटी पे पढ़ा रही हूँ, तो आप इसको मतलब बाद में भी देख सकते हैं, ये मैंने रिकॉर्डेड वीडियो दे दी और आप बाद में देख सकते हैं, तो एसिंक्रोनस है, ठीक है। और फिर आपकी कोई क्वेरीज होती है या आपका कोई कमेंट होता है तो आप लोग लिख के फिर कमेंट करके भेजते हैं और मैं फिर उसका आंसर करती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है एसिंक्रोनस। अब यही लाइव आके पढ़ाएं तो वो होगा आपका सिंक्रोनस, जब आप तो मतलब उसी समय एट ए टाइम हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो आप इसका आंसर आप दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसमें आपका ब्लॉग हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गई और ईमेल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित हो गई। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक मेथड का विकास किसने किया था, तो इसका देखिए इसमें जो इनका नाम आता है आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड में इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को यहाँ पर रेफ़र किया जाता है, जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग या आलोचनात्मक सोच मतलब जो है और खोज सीखने पर यहाँ पर जोर देती है, मतलब डिस्कवरी लर्निंग पर ही यहाँ पर बात होती है। यहाँ पर केवल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या रट कर याद करने पर इस पर नहीं डिपेंड रहा जाता है, बल्कि ह्यूरिस्टिक मेथड के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और आपका सॉक्रेटिक मेथड, सॉक्रेटिक कैसा था जिसमें प्रश्न पूछने की कौशल था, और आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग, सिमुलेशन, रोल प्लेइंग, ये सारी चीज़ों के माध्यम से लर्निंग प्रोसेस कराई जाती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से अपनी समझ बनाने के लिए ये प्रोत्साहित करती है। तो शिक्षण की जो ह्यूरिस्टिक मेथड है इसको आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था और आगमन विधि के आधार पर इस विधि का विकास किया था। इंडक्टिव मेथड की बात करता है। ह्यूरिस्टिक शब्द ये तो आपका इसका जो है हिस्ट्री हो गया कि ह्यूरिस्टिको से लिखा है, जिसका अर्थ है मैं मालूम करता हूँ, ठीक है, मतलब खोज के आधार पे यहाँ पर ह्यूरिस्टिक मतलब खोजना, ठीक है। तो इसकी बात यहाँ पर की गई है, जिसके जो प्रोपाउंडर थे ये थे आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर देखिए शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता है, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन से इसमें आ जाएंगे साइंटिफिक मेथड में, कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी आएगी। तो इसमें आपका देखिए अनुभववाद, और उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी, एम्पिरिज्म, और फिर है सिस्टमैटिक, बिल्कुल ठीक है, फिर है आपका प्रेडिक्टिव, ठीक है। ये चीज़ें आपकी यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी, तो देखिए शोध की जो वैज्ञानिक विधि होती है इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इसमें एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिविटी, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, सुव्यवस्थित वस्तुनिष्ठता, प्रिडिक्शन भविष्य सूचक, वैलिडिटी और आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, तर्क संगतता, है ना, रिप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आती हैं, जो मैंने आपको कई बार बता रखा है। नेक्स्ट है आपका जब कोई समीक्षक रिव्यूअर है ना रिव्यू करता है, लेखक का नाम जाने बगैर एक शीघ्र शोध की समीक्षा करता है, तब वो ये क्या कहलाता है, ठीक है। उसका नाम उसको नहीं पता है, रिसर्च आर्टिकल विदाउट नोइंग द ऑथर्स नेम, इट इज़ रिफर्ड टू एज, इसको इस तरह के रिव्यू को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं ब्लाइंड रिव्यू, ठीक है। समीक्षा से मतलब होता है क्या, समीक्षा से तात्पर्य किसी वस्तु या विषय के गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन उसके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए करना, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम रिव्यू करना कहते हैं, और ये हो जाता है ब्लाइंड रिव्यू, ठीक है। तो इसका ये राइट ऑप्शन हो गया कि जब कोई उसका नाम जाने बिना करता है तो ये उसका हो जाता है ब्लाइंड रिव्यू। नेक्स्ट है आपका द काइंड ऑफ नंबर्स, वैसी संख्या जो राशि नहीं बल्कि जाति की जो है द्योतक होती हैं, मतलब रिप्रेजेंट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं। जाति मतलब भिन्न गुण, प्रकार अथवा उसकी कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये किस तरह की क्वालिटी आती है, कौन सी स्केल होती है, ये होती है आपकी नॉमिनल स्केल, ठीक है। आप इसमें कैसे करते थे, गुण के आधार पर, जाति के आधार पे, है ना, उसके नाम के आधार पे, इस तरह से बहुत लो लेवल की ये होती थी स्केल। तो ये इसमें हम नॉमिनल, ठीक है, ये नॉमिनल आपकी होती है। इसके अलावा भी देखिए आपकी और भी दे रखी है, तो ये इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपकी नॉमिनल स्केल में होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रसन्नता जैसी विशेषता को आप क्या कहेंगे, जो कि
सीधा सीधा कह रहा है कि व्हाट नेम एन एट्रीब्यूट, मतलब जिनको, जो कि मेजरेबल है, ठीक है। तो मेजरेबल कौन सी चीज़ होती है? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को ही हम मेज़र कर सकते हैं। चर मतलब जो कि परिवर्तनशील है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई मतलब ऊंचाई, भार या प्रसन्नता, इन विशेषताओं को हम वेरिएबल कहते हैं। मापी जाने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, चर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसका मान, जिसकी वैल्यू परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, वो चर कहलाती है। किसी वस्तु, चीज़ या प्राणी के गुणों का मापन, मतलब क्वालिटेटिव ढंग से ही जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी के ही आधार पे हो, उसका हम क्वालिटेटिव जो है आधार पे भी कर सकते हैं, तो भी उसे हम चर की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। जैसे कि गुणों के आधार पे, और संख्यात्मक होगा तो उसको हम जो है उसको मेज़र करेंगे स्केल के आधार पे, है ना। तो यही चीज़ हो जाती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कोई भी आधार हो, उसके आधार पे जो भी राशियाँ, वेरिएबल्स वही होते हैं जिनको हम मेज़र कर सकें, ठीक है। तो आज के ये कुछ क्वेश्चन हो गए। अब आगे से हम जो है बाकी और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है और काफ़ी डीप में भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो उन चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ ही करंट का भी, क्योंकि देखिए करंट आपका 2023 का जो भी जब भी एग्ज़ाम होगा वहाँ तक आपको पढ़ना है, और कई बार इसमें आपको इसके पहले के भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो करंट का काफ़ी सिलेबस है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ये वीडियो सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।